नमस्कार। मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एंड जो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नीट और क्लास 11th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हमको सबसे पहले जानना होगा डिफिनीशन ऑफ द एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी प्रोटीन में जो है मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है तो अमोनिया रिलीज होता है, और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इसका रिमूवल बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उसके बाद में देखेंगे कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट किन किन रूप में रिमूव होते हैं, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन है। तो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनमें जो है आपका आता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, यूरिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम साल्ट जैसे क्लोराइड आयंस हैं, फास्फेट्स, ये सब भी जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में माने जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी आर्गन है, जैसे लंग है, लीवर है, स्किन है, रेक्टम है, किडनी है। अब लंग से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सक्रीशन होता है। लीवर से जो है बिलरुबिन, ब्लड के यूग्लोबिन प्रोटीन के डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट हैं, बिलरुबिन है, बिलवर्डिन है। तो ये लीवर से यहाँ अमोनिया भी बनता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी बनाता है और इसलिए ये भी एक तरह से एक्सक्रीटरी आर्गन हुआ। स्किन में सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे साल्ट और आयल्स जो है रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्टफुल होते हैं। रेक्टम, जितने अनडाइजेस्टेड फूड है उनका एक्सक्रीशन यहाँ से होता है, रिलीज होता है। किडनी तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी आर्गन है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो मैंने बात किया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं मेनली 3 तरीके के होते हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, हमारी बॉडी या अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। हम लोग तो यूरियोटेलिक है मोस्टली। अदर ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो सबसे एक कैटेगरी, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी अमोनो नाम से क्लियर है, अमोनिया, यानी ये अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर देते हैं, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जनरली इस तरह का एक्सक्रीशन एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे बोनी फिश हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक्सेट्रा। यूरियोटेलिक, जिसके अंदर हम लोग आते हैं, हम लोग यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, जिनमें मैमल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एक्सेट्रा आते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं। तो इसमें जैसे रेप्टाइल आ गए, रेप्टाइल में आपका स्नेक है, लिजर्ड है, मॉनिटर, तमाम है आपके एग्जाम्पल। बर्ड्स और लैंड स्नेल्स ये यूरिक एसिड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी आर्गन देख लिया जाए तो जैसे फ्लैट वर्म है, समेनिलिड है, सिफाइलोकॉर्डेट्स हैं, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। ये अर्थवर्म और अदर एनिलिड में नेफ्रिडिया होता है। इंसेक्ट में, कॉकरोच में मेलपिजियन ट्यूबल्स होते हैं। आर्थ्रोपोड में कुछ ग्रीन ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर लंग होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में, एक्सक्रीटरी आर्गन के रूप में। अब आ जाते हैं ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डायग्राम आपके लिए अपरिचित नहीं है, बहुत बार इसको देख चुके हैं, तो एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये बीन शेप, जो बीन शेप स्ट्रक्चर है जहाँ बीच में यहाँ पर डिप्रेशन होता है, तो इस बीन शेप किडनी होती है, ये आपका राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी हो गई। और किडनी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होता है जो सेकंड पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसको हम लोग यूरेटर कहते हैं।
इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और ओपनिंग को यूरेथ्रा कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में खास बात क्या होता है कि इसमें एक जो है वो मसल्स होती हैं इसके अंदर जो स्ट्रेचेबल होती हैं, इनके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर जो है इसको फैला सकते हैं, यानी एज यूरिन इज एक्यूमुलेटेड इसका जो शेप है बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसके तो ये आपका किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हो गए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब किडनी के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो किडनी क्या है? रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। हर किडनी के बीच में एक नॉच होती है जिसमें आप देख रहे हो यूरेटर एराइज हो रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स अंदर जा रही हैं, ब्लड जो वेन को कनेक्ट करती हैं, ब्लड जो किडनी से बाहर ले जा रही हैं। तो इसके अलावा जो है कुछ नर्व्स इसके अंदर इन होती है, तो ये यहीं से इन होते हैं। और किडनी के अंदर क्या होता है? यूरिन फार्म होता है, यानी ब्लड में जो यूरिया होता है वो फिल्टर करके अलग करके यूरिन के रूप में, और वो यूरिन कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किडनी का थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो देखिए यहाँ पर रेड कलर से ब्लड इन हो रही है और ये ब्लू कलर से ब्लड बाहर हो रहा है। तो जो ब्लू कलर का है इसको रीनल वेन कहते हैं, जो रेड कलर की जो है रीनल आर्टरी है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए ये यूरेटर है, ये रीनल पेल्विस है, और ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं रीनल मेडुला। यानी किडनी के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम लोग रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला में इस तरह के आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इनको हम रीनल पिरामिड कहेंगे। और ये रेड कलर के जो जाल बने हैं ये ब्लड के जो है जाल बने, ब्लड कैपिलरीज के जाल बने हुए हैं। और इन पिरामिड्स के अंदर यूरिन फार्म होगा और वो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर रीनल पेल्विस में आएगा, यहाँ से वो यूरिनेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं इनको हम कहते हैं कैलाइसिस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जितने दिखाएंगे सब हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को जो किडनी होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर एक नेफ्रॉन को देखा जाए, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है किडनी का। इफ़ वी टेक स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन तो इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, मालपीजियन कैप्सूल्स, रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अगर डायग्राम में देखा जाए, मार्पिजियल कैप्सूल्स में 2 स्ट्रक्चर मेन होते हैं, एक होता है बाउमन कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पर आप डायग्राम में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस डायग्राम को देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं बाउमन कैप्सूल। और इसके अंदर जो ये रेड कलर की जो नेटवर्क दिखाई जा रहा है, जो बंच ऑफ कैपिलरीज जो दिखाई जा रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यही बाउमन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर बनाते हैं मालपीजियन कैप्सूल्स। अब ये ब्लड आप कैपिलरी आप देख रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरी, इसका नाम है इफरेंट एट्रियोल। यहाँ देख सकते हैं इफरेंट एट्रियोल। इट पोर द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से ब्लड ले जाने वाली जो वेन होती है उसको हम लोग कहते हैं इफरेंट एट्रियोल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एफरेंट एट्रियोल है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है तो ब्लड को ज़्यादा पोर करता है, लेकिन कम ब्लड बाहर जाता है क्योंकि ये जो है नैरो होती है इन कंपेरिजन टू द एफरेंट। तो यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर रिलीज होता है एंड इट फॉर्म ए नेटवर्क ओवर द हेनले लूप। देखिए, अगर हम पार्ट्स की पहले बात करें फिर डिटेल में बात करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोगों ने मालपीजियन कैप्सूल्स पढ़ लिया, इसके 2 पार्ट है, मालपीजियन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। दूसरा पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो कॉन्वुलेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं। और ये जो एक यू से जो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूब है जिसको कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं हेनले लूप। ये डिसेंडिंग लूप है जो नीचे की तरफ फ्लूइड को ले जा रही है, ऊपर ले जाने वाली फ्लूइड को हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और इसके इंड पर यानी जहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर कन्वुलेशन पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेशन। एंड द स्ट्रेट जो ट्यूब डीसीटी का जो स्ट्रेट पार्ट
जो इस कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट में ये देखिए यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रही हैं और ये जाके फिर यूरेटर में ज्वाइन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का, यही चीज़ यहाँ पर बता दिया गया। ये पीसीटी है, इसको ये जो यहाँ से आता है स्ट्रक्चर पीसीटी है, हेनले लूप है ये, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये कलेक्टिंग डक्ट में आके जुड़ रहा है। ये जो लंबी सी ट्यूब है इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, और ये छोटी सी जो ट्यूब आके जुड़ती हैं इनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, अगर उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा लिखा गया है जिसको मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था जिसको मैं बताना चाहूँगा। ये जो बोमैन कैप्सूल्स होते हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, बोमैन कैप्सूल इस तरीके के जो कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनकी जो इनर ये लाइनिंग है आप देखेंगे ये स्पेशल काइंड के सेल से बने होते हैं। इस तरीके के इंट्रिंसिक मैनर में ये सेल्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इनको हम पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। और इन सेल की खास बात होती है कि जहाँ ये जुड़ते हैं वहाँ पर एक माइन्यूट पोर बन जाता है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, और इन्हीं फिल्ट्रेशन स्लिट से होकर के मटेरियल पास हो सकते हैं। तो ये जो है बोमैन कैप्सूल में जब यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड ज़्यादा पोर होगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वाल पर, और यहाँ से बहुत सारे यूजफुल मटेरियल फिल्टर आउट होकर के इस ल्यूमेन में आ जाएंगे। ये इसको हम लोग बोमैन कैप्सूल का ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से अब आ जाते हैं यूरिन फार्मेशन। हाउ यूरिन फार्मेशन इज टेकन प्लेस। तो यूरिन फार्मेशन में भी डिस्क्राइब इन द 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या है, पहले स्टेप में हम देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेट, या इसी को नेफ्रिक फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसका दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। मैं इसको समझा दे रहा हूँ, इसको स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं। देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या होता है। अब देखिए ये जो बोमैन कैप्सूल है, और अभी आपको बताया कि बोमैन कैप्सूल की जो ये इनर लाइनिंग होती है इसमें पोडोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, और इस फिल्ट्रेट से फिल्ट्रेशन स्लिट से होते हुए ब्लड के जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं और नॉट यूजफुल दोनों तरह के यहाँ पर छन जाते हैं। और यहाँ पर मतलब ये ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सभी कुछ फिल्टर आउट होकर यहाँ से आ जाता है। जैसे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे शुगर है, इसके अंदर साल्ट्स बहुत सारे जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये पीसीटी डीसीटी होके पास होता है, और डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते इसमें से सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फिर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और डीसीटी के एंड में जो बचता है वो यूरिन बन जाता है। उसमें केवल यूरिया और ब्लड और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड होगा। तो इसको अगर हम देखें स्टेप बाई स्टेप देखें तो पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, और ये कहाँ पे होगा, ये होगा बोमैन कैप्सूल के अंदर। तो उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये बोमैन कैप्सूल के अंदर है, जो कि एफरेंट रेटिक्यूल से जो ब्लड पोर किया जाएगा उससे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा वो फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब चूंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड का मेजर पोर्शन इसमें फिल्टर आउट हो जाता है। केवल मैंने आपको बताया कि केवल लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स ही ब्लड में रह जाते हैं, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब चूंकि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं, तो जब वो पीसीटी हेनले लूप और डीसीटी के थ्रू होते हुए जब पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन अगेन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, जबकि क्लोराइड आयन का पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एनी हाउ चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं दे आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। आपको स्ट्रक्चर बताया कि पेरीट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से यूजफुल प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसके बाद से यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ब्लड के अंदर कोई अनवांटेड प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया अगर बच गया है, यूरिक एसिड है, तो उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। कोई सॉल्ट अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है, एक्सेस है, तो वो भी एक्सक्रीट हो जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वाटर। अगर बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस है तो वो क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा बाहर। लेकिन अगर बॉडी को वाटर की आवश्यकता है तो पीसीटी या डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इसमें पार्ट वाइज जो है अलग अलग यहाँ पर फंक्शंस बताए गए हैं। जैसे पीसीटी का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। हेनले लूप का क्या काम है, ये ऑस्मोलैरिटी बनाए रखता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट का क्या है, सोडियम और वाटर को बैलेंस बनाए रखता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है अगर बॉडी को ज़रूरत होती हो, मतलब ज़रूरत होगी तो बॉडी से में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आ जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये एक्चुअली क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन में ज़्यादा वाटर या वेस्ट यूजफुल प्रोडक्ट न डिस्चार्ज हो जाए तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म उसको मेंटेन करता है। यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द यूरिन। एंड हाउ दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड, तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब, जैसे हेनले लूप से होते हुए डिसेंडिंग और असेंडिंग हेनले लूप से जब इनका फ्लो होता है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्लो ऑफ ब्लड लिम्ब से होके जब पास होते हैं तो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन किया जाता है, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है, जिसको हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ सबस्ट्रेट फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। यानी यही दो जो पार्ट है, वासा रेक्टा और हेनले लूप, ये दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से एडीएच हार्मोन का कंट्रोल होता है सिक्रीशन। अगर इसका सिक्रीशन बढ़ा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और घटा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एडीएच क्या करता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है, इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, वाई इज एडीएच कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड, सो इट एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, सो इट इज कॉल्ड एडीएच। JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये क्या करता है कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो रेनिन एक का सिक्रेशन होगा। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 2 में चेंज कर देगा। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड 2 है, ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। कैसे, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो कि एक किडनी से रिलीज एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है, उसको रिलीज करते हैं, और इस तरीके से साल्ट, सोडियम आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। एट्रियल वाल ऑफ हार्ट, अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट की जो वाल होती है एट्रिया, वो रिलीज करती है एक फैक्टर जिसको हम ANF कहते हैं, यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, और वो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद से मिक्ट्यूरेशन बहुत सिंपल है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। तो प्रोसेस ऑफ यूरिन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको बताया कि स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन फील्ड हो जाता है तो स्ट्रेस रिसेप्टर्स जो है एक न्यूरल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और ब्रेन से जो है यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग आती है। तब जाके क्या होता है कि एक जो यूरिनरी ब्लैडर के माउथ के ऊपर ओपनिंग के पास एक इंस्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर, जो रेगुलेट करता है, यूरिन को बाहर जाने से रोकता है। लेकिन जैसे सिग्नल उसको मिलता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है और यूरिन बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि
जो लंग है, लंग है, लीवर है, स्किन है, इनका क्या रोल है, ये क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसको पहले भी मैंने डिस्कस किया। इसके बाद से डिसऑर्डर, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर में यूरेमिया, अगर किडनी किसी का काम नहीं कर रहा है तो वो यूरिया ब्लड से नहीं बाहर आ पाएगा, तो इस ऐसे डिजीज को हम यूरेमिया कहते हैं, और पर्सन को यूरेमिक पर्सन है। कभी कभी किडनी फंक्शन नहीं करती है, फेल्योर हो जाती है, तो उसके जगह किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि किडनी एक बार फेल हो गई तो फिर वो वर्क नहीं कर सकती है। रीनल कैल्कुलाई, ये पथरी बनने की जो एक शिकायत होती है कि किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है, तो ये इसको रीनल कैल्कुलाई कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस है, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू एंट्री ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। आपको बताया कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन का तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होता, लेकिन किसी वजह से अगर ये पहुंच गए नेफ्रिक फिल्ट्रेट में तो ये एक डिजीज काज करते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ब्राइट डिजीज कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, अभी आपको बताया कि यूरेमिक पर्सन में यूरिया ब्लड से फिल्टर नहीं हो पाता है, तो उसको क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसमें सेलोफेन के ट्यूब्स होते हैं, और वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर फिल्ड होता है, और डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन ब्लड के ही समान होता है। अंतर बस इतना होता है कि उसके अंदर यूरिया नहीं होता है। तो जब ब्लड पास होता है सेलोफेन ट्यूब के थ्रू, तो उसके अंदर पोर होते हैं, उन पोर से यूरिया के मालिक्यूल ब्लड से कहाँ आ जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, और ब्लड से यूरिया रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द हीमोडायलिसिस। या डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखिए, डायलिसिस के पहले यूरिया के मालिक्यूल इतने हैं, डायलिसिस के बाद वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो यूरिया कम हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, पेशेंट के बॉडी से ब्लड लिया जा रहा है, कूल किया जाएगा इसको, फिर पंप किया जाएगा, पंप सेलोफेन ट्यूब के थ्रू किया जाएगा, जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरा है, और ये मेम्ब्रेन्स परमिएबल होती हैं, जिनसे यूरिया बाहर निकल जाता है, और यहाँ से हम डायलाइजिंग फ्लूइड की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इस सेलोफेन ट्यूब के एंड से जो ब्लड निकलेगा उसको वार्म किया जाएगा, वार्म करने के बाद फिर पेशेंट की बॉडी में चढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो यूरिया लेडेड ब्लड है, वो यहाँ से यूरिया बाहर हो गया, अब ब्लड जिसमें यूरिया नहीं होता है वो बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। ये प्रिंसिपल है सिंपल हीमोडायलिसिस का। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, होप यू विल एंजॉय, एंड फिर वही अपील कि आप शेयर कीजिए, दूसरों के साथ जो है बांटिए ज्ञान को। थैंक यू वेरी मच।